सिया की अचानक कहने पर ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। उसी के साथ उनके पीछे और आगे चल रही सभी बॉडीगार्ड से भरी गाड़ियां जो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए थीं, वह भी रुक जाती हैं। ड्राइवर और मानव तीनों सिया की ओर देखने लगते हैं तो सिया बहुत क्यूट सा फेस बनाते हुए बाहर की तरफ इशारा करती है। तीनों बाहर की ओर देखते हैं तो वहां पर एक बूढ़ी औरत लिल्लस के फूल बेच रही थी। फिर वह सभी एक बार सिया को देखते हैं तो सिया कहती हैं, दादाजी को यह वाले फूल बहुत पसंद हैं क्योंकि यह दादी के फेवरेट थे। वह हमेशा कहते हैं जब भी वह इन फूलों को देखते हैं तो उन्हें दादी का स्माइल करता हुआ फेस याद आता है, इसीलिए मुझे वह चाहिए। उसकी बात पर ड्राइवर और मानव आगे देखने लगते हैं और सिया अपनी आंखों में दुनिया जहान की मासूमियत और तारे टिमटिमाते हुए उसे देखने लगती है। पर हमारा मानव ठहरा सख्त लौंडा बिल्कुल पिघला नहीं। यह देखते हुए सिया उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहती है, मुझे वह चाहिए खड़ूस। वह बार बार यही कहती है तो मानव बस कहता है, ठीक है। यह सुनकर जैसे ही वह डोर ओपन करके बाहर जाने वाली थी, मानव उसे रोक देता है और सामने बैठे ध्रुव को इशारा करता है। उसका इशारा मिलते ही ध्रुव फटाफट से गाड़ी से उतर जाता है और उस बूढ़ी औरत की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद ध्रुव अपने हाथ में ढेर सारे लिली के फूल लेकर वापस आ जाता है और उन्हें सिया को दे देता है। इतने सारे फूल्स देखकर सिया खुश हो जाती है, पर उसकी स्माइल और बड़ी हो जाती है जब उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल दिखती है। उसके बाद वह सभी वापस अपने रास्ते चल देते हैं। थोड़ी देर बाद आगे चल रही कार धीरे धीरे एक तरफ बढ़ जाती है और जिस कार में सिया और मानव बैठे थे वह कार आगे आ जाती है। जो कार साइड में चल रही थी वह पीछे चल रही बॉडीगार्ड की लाइन में शामिल हो जाती है। ये बहुत परफेक्ट तरीके से कर रहे थे जैसे उन्हें इनकी आदत हो और यह उनके लिए बहुत आम चीज हो। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वह सभी राव मेंशन के सामने पहुंच गए थे और उनकी गाड़ियों का काफिला देखकर गेट पर खड़े गार्ड जल्दी से बड़ा वाला एंट्रेंस गेट खोल देते हैं क्योंकि उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि बजाज परिवार की गाड़ियों को रोक सके। इसी के साथ कुछ बॉडीगार्ड्स की गाड़ी और मानव की कार अंदर इंटर करती है और बाकी की कुछ गाड़ियां बाहर ही रुक जाती हैं। अंदर जाकर वह सभी एक लाइन में खड़े हो जाती हैं। सबसे पहले सभी बॉडीगार्ड बाहर आकर आसपास टहल जाते हैं। उसके बाद ध्रुव पहले बाहर निकलता है, साथ ही ड्राइवर। कार में इस वक्त मानव और सिया थे। वह थोड़ी नर्वस घबराई हुई लग रही थी। आखिर हो भी क्यों ना, इस वक्त वह वहां खड़ी थी जहां उसकी सबसे डरावनी और कड़वी यादें जुड़ी हुई थीं। पर उसे इन सबसे ज्यादा एक बात का फर्क पड़ रहा था, वह था मानव का उसके साथ ना आना। दरअसल मानव सिर्फ उसे यहां तक छोड़ने आया था। उसका राव परिवार से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और यह बात उसने सिया को भी क्लियर बता दी थी। सिया ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की पर मानव था, वह नहीं माना। सिया अभी भी उसे मना रही थी। यह देखकर मानव उसकी ओर देखता है और उसके गाल पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहता है, माना कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ रहूंगा, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम सभी चीजों के लिए मुझ पर डिपेंड हो जाओ। तुम्हें अपने डर का, अपनी भूल यादों का, दुश्मनों का खुद से सामना करना सीखना है, उन्हें जवाब देना सीखना है। मेरे साथ हो या मेरे बगैर तुम्हें यह करना है। हमेशा यह बात याद रखना। तुम कोशिश करो और अगर जब तुम्हें लगे तुमसे नहीं होगा तब मैं तुम्हारी हेल्प करने जरूर आऊंगा, पर कोशिश करने से पहले नहीं। फिर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, मैं तुम्हें शाम को लेने आऊंगा, ठीक है? अब जा, मिस्टर ओल्ड तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। यह सुनकर पहले तो सिया थोड़ा उदास हो जाती है, पर कहीं ना कहीं उसे भी मानव की बात सही लगती है, इसीलिए मन ना होते हुए भी वह मान जाती है और एक बार मानव को देखकर कार से उतर जाती है। वह उतरते समय अपने साथ मानव ने लाया हुआ बकेट और फूल लेना नहीं भूली थी। उसके उतरने के साथ और उसके घर के अंदर जाने तक मानव वहीं रुका रहा। उसके बाद उसने कुछ बॉडीगार्ड्स को वहीं रुकने का ऑर्डर दिया और सिर्फ ध्रुव
और ड्राइवर को लेकर वहां से चला गया। रावत परिवार को उनके आने की खबर मिल गई थी। सभी बहुत अच्छे से तैयारी करके उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। यह सभी सिया के लिए नहीं, मानव के लिए वहां पर खड़े थे। सभी कहना गलत होगा। उन सब में सबसे ज्यादा एक्साइटेड दो लोग थे, एक मिसेस राव और दूसरी रागिनी। उन्होंने इस वक्त रागिनी को बहुत अच्छे से तैयार किया, क्योंकि वह भी जानती थी कि राज्य ने मानव को कितना पसंद किया था। इसीलिए उसने रागिनी को बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया था और उसे बहुत सारी हिदायतें भी दी थीं। पर उनके अरमानों पर पानी फिर गया जब उन्होंने सिया को अंदर अकेला ही आते देखा। इस वक्त सभी को यह समय याद आ रहा था जब सिया पहली बार वहां आई थी। वह समय बहुत बड़ा फर्क था, जहां पहले सिया डरी सहमी नजरों से यहाँ से वहां देख अपना सर नीचे करके चल रही थी। उसके चलते समय पैर भी कांप रहे थे। आज की सिया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सर उठाकर चल रही थी। इस वक्त उसने अपने एक हाथ में बकेट और दूसरे हाथ में फूल पकड़े हुए थे। वह सीधा चलकर अंदर आती है और आसपास देखने लगती है। सभी को सिया में हो रहे इस बदलाव का अच्छे से एहसास हो रहा था, पर उन सबको एक चीज खटक रही थी। वह थी उसकी नजरें, जो किसी अनजान आदमी को देखने के बाद होती हैं। वह बिल्कुल वैसी ही थी। यह सब कुछ सिया के ऐसे बर्ताव बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था सिया बस उनका अटेंशन पाने के लिए ऐसा कर रही थी। पर कोई इंसान जब अटेंशन मिल रहा हो तब भी ऐसा करे तो सामने वाले को समझ लेना चाहिए कि वह खुद को जरा ज्यादा ही समझ रहा है, और इसके चलते भविष्य में उसकी बहुत बार बेइज्जती होने पक्की होती है। पर ऐसा ही कुछ अब इन सब के साथ हो रहा था। मिस्टर राव ठहरे एक नंबर के बिजनेसमैन टाइप्स। उन्होंने इन सभी चीजों को इग्नोर किया और आगे आते हैं और कहते हैं, सिया तुम आ गई। फिर वह या के पीछे देखते हैं जैसे उन्हें किसी का इंतजार हो। यह देखकर सिया उन्हें एक अजीब सी लुक देती है और फिर एक बार आसपास देखने लगती है। तभी उसकी नज़र एक जगह रुक जाती है। जब तीनों भाई सिया की नज़र खुद पर महसूस करते हैं तो पता नहीं क्यों, पर उन तीनों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। यह कुछ ऐसा था जो सिया पहले भी कर चुकी थी। जब भी वह नीचे आ रही थी तो उसकी नज़रें अपने भाइयों को ढूंढती थीं, और आज भी उन्हें लगा कुछ ऐसा ही था। पर सिया ने उन सब का अच्छा खासा पोपट करने का जैसे प्रण लिया था। कहती है, अंकल दादाजी कहाँ हैं? उसका यह सवाल सुनकर तीनों भाइयों के थोड़ी दूरी पर खड़े दादाजी के केयर टेकर और उनके रह चुके सेक्रेटरी आदर के साथ कहते हैं, छोटी मालकिन वह इस वक्त अपने कमरे में आपका इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर सिया बस उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुराती है और सीधा ग्राउंड फ्लोर पर बने एक कमरे की ओर चली जाती है। इस दौरान उसने किसी को एक नज़र देखकर उन्हें अपना ध्यान देने की भी मशक्कत नहीं की और सीधा वहां से चली गई। वही उन सब ने जो बोलने की कहने की तैयारी की थी वह तो वैसी की वैसी ही रहेगी। यह तो ऐसा हो गया जैसे स्टूडेंट्स ने अपनी एग्जाम की पूरी तैयारी कर ली थी पर टीचर ने एग्जाम ही नहीं लिया। सिया एक बड़े से कमरे के सामने खड़ी हो जाती है। वह अपने हाथ में बहुत सारा सामान होने की वजह से दरवाजा नहीं खोल पा रही थी। यह देखकर वहां से गुजर रहा सर्वेंट जल्दी से आगे आता है और उसके लिए दरवाजा खोल देता है। यह देखकर सिया बस अपना सर हिलाती है और कमरे के अंदर दाखिल होती है। अंदर उसके दादाजी बेड पर लेटे हुए थे। उनके आसपास मशीन थी जो उनके हाथ पर भी कनेक्ट थी और चेस्ट पर भी कनेक्ट थी। किसी की आहट सुन वह अपनी आंखें खोलते हैं और सामने सिया को देखकर उनकी आंखों में नमी उतर आती है और एक बूंद आंसू उनके आंखों से होते हुए बाहर आता है। यह देखकर सिया जल्दी से साथ लाया सामान एक तरफ रखती है और जल्दी से उनके पास चली जाती है। दादाजी भी खुद को उठाने की कोशिश करते हैं। यह देखकर सिया पहले उन्हें आराम से बैठाती है और फिर उनके गले लग जाती है, पर इस दौरान उसने इस बात का ध्यान रखा कि दादाजी को तकलीफ ना हो। दादाजी और वह एक दूसरे को गले लगाए हुए धीरे धीरे रो रहे थे। दोनों के अंदर ही इतने दिनों बाद मिलने की खुशी, बिछड़ने का गम सब नजर आ रहा था। उसके बाद सिया दादाजी से थोड़ा सा अलग होती है और उनके आंसू पोंछती है। फिर बगल में रखा पानी का गिलास उठाकर पानी पिलाती है।
दोनों थोड़ा शांत होते हैं तो सिया कुछ सोचकर अपने साथ लाए फूल दादाजी की ओर बढ़ाती है। फूलों को देखकर दादाजी के चेहरे पर एक छोटे बच्चे की तरह मुस्कुराहट आ जाती है। यह देखकर सिया भी मुस्कुरा देती है। उसके बाद दोनों थोड़ी देर यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, पर दादाजी को ज्यादा देर तक यह सब जारी नहीं रखा गया और उन्होंने पूछा, बच्चे, क्या तू अपने दादाजी को सब बताओ, आखिर हुआ क्या? तुम मिस्टर बजाज के पास कैसे गई? ये सब क्या हुआ था बच्चे? जिसकी बात सुनकर सिया थोड़ी इमोशनल हो जाती है, पर खुद के इमोशंस को कंट्रोल करती है और धीरे धीरे उन्हें सब चीजें बताने लगती हैं। पर इन सब में वह दादाजी को यह भी बताती है कि कैसे उसे हॉस्पिटल में टॉर्चर किया गया और जब वह वहां से भाग रही थी तो मानव ने उसे बचाया और उसका ख्याल रखा और अभी वह उसी के साथ रह रही है। साथ ही उसने यह भी बताया कि मानव के यहाँ सब उसे कितना अच्छे से रहते हैं, प्यार करते हैं। उसकी बातें सुनकर दादाजी को तसल्ली भी मिली और दुख भी हुआ कि जो प्यार, जो अपनापन उसे यहाँ मिलना चाहिए था, वह उसे किसी पराये लोगों में मिल रहा है और उसी के अपने उसे अपना नहीं मान रहे। वह प्यार से कहते हैं, या मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। यह बूढ़ा आदमी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मैं तुम्हें यहाँ दुनिया भर की खुशी, प्यार, अपनापन देने के लिए लाया था, पर मेरी ही वजह से तुम्हें जिंदगी भर का दुख, दर्द और अकेलापन मिला। मुझे माफ कर दो। इस पर सिया उनके हाथों को पकड़ते हुए कहती है, दादाजी, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है और अब मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ। आपको पता है, मैंने यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं। उनके कल रिजल्ट आएंगे। मैं आपको इस बारे में ज़रूर बताऊंगी। ऐसे ये दोनों घंटों तक बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद जब सिया ने देखा कि अब दादाजी को आराम की ज़रूरत है तो उसने दादाजी को सोने के लिए कहा, पर दादाजी मान नहीं रहे थे। पर सिया ने थोड़ी उन्हें डांट लगाकर सुला दिया। फिर कुछ सोचकर वह धीरे से दादाजी के कमरे से बाहर आई और सीढ़ियों से होते हुए वहां जाने लगी जहां उसका पहले कमरा था। वह कमरा इतना भी कुछ खास नहीं था। सभी नॉर्मल चीजें थीं। उसमें ज्यादातर रागिनी ने यूज की हुई या रागिनी को पसंद ना आई हो वैसी चीजें थीं, चाहे वह फर्नीचर हो या कपड़े। सिया कमरे में आती है तो एक बार फिर उसकी सारी कड़वी यादें उसकी आंखों के सामने किसी पिक्चर की तरह घूमने लगी हैं। पर वह अपनी मुट्ठी कसकर गहरी सांस लेकर अपने उन इमोशंस को कंट्रोल करती है। इस वक्त उसकी आंखों में दुनिया जहां की नफरत, गुस्सा और बदले की भावना देखी जा चुकी थी, इसीलिए वह खुद को और अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है। तभी अचानक उसे कुछ याद आता है और वह जल्दी से आगे बढ़कर वहां पर बड़ा कबर्ड खोल देती है। उसमें बहुत सारी चीजें थीं, जैसे कुछ रिया के इस्तेमाल किए हुए कपड़े, जूते और भी बहुत थोड़ा बहुत सामान। पर उन सब के बीच में एक छोटा सा संदूक था। उसे देखकर सिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और जल्दी से वह उसे निकाल देती है और उसे लेकर वहां पर बने छोटे से सिंगल बेड पर बैठ जाती है और उसे खोल देती है। उस पर नंबर वाला पासवर्ड का लॉक था जो सिर्फ सिया को पता था। जैसे ही वह लॉक खुलता है उसमें बहुत सी छोटी छोटी चीजें थीं, जैसे एक छोटा सा प्यारा पुराना सा टेडी बेयर, एक फोटो एल्बम, 2 पुरानी ड्रेस पर वह भी साफ सुथरी, 2 बुक्स, एक डायरी, कुछ हेयर क्लिप्स जो बहुत क्यूट और प्यारे प्यारे कार्टून्स जैसी थीं और कुछ चमकीले पत्थर, कुछ समुद्र में मिलने वाले शंख। यह सब सिया अनाथ आश्रम से आते समय खुद के साथ लेकर आई थी। यह उसका छोटा सा सामान था जो उसके दिल के बहुत करीब था। इसके साथ बहुत ही प्यारी खट्टी मीठी यादें थीं। वह वहां पर रखे फोटो एल्बम को उठाती है और उसमें तस्वीरें देखने लगती है। उस फोटो एल्बम में सिया की बचपन से लेकर अनाथ आश्रम से जाने तक की छोटी मोटी तस्वीरें थीं। कुछ प्यारे खूबसूरत पल जो उसने वहां रहकर जिए थे, चुराए थे, इंजॉय किए थे। कई में सिया खेल रही थी तो किसी में वह कुछ बना रही थी। कुछ तस्वीरों में सिया समुद्र में सीपियां जमा कर रही थी तो किसी में सिया बच्चों के साथ बारिश में नाच रही थी तो किसी में सभी एक साथ बैठकर अपना जन्मदिन मना रहे थे। इन सब यादों को देखते हुए, उन्हें याद करते हुए
सिया की आंखों में आंसू आ गए। वह उस एल्बम को देखते हुए कहती थी, काश मैंने कभी यहाँ आने का फैसला नहीं लिया होता। अगर मैं कभी परिवार के प्यार का, अपने पंख का लालच नहीं करती, तो शायद आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। अधूरी ही सही, पर मेरी होती। उस जिंदगी में भले ही मुझे जरूरत से ज्यादा कमियां थीं, पर एक सुकून था, एक चैन था, जो इस जिंदगी में नहीं है। बहुत याद आती है इन सब की, और गुस्सा आता है खुद पर, उस एक गलत फैसले की वजह से। आज मैं क्या से क्या बन गई। वही सब देखते देखते, खुद से बातें करते हुए कितना समय बीत गया, उसे याद ही नहीं रहा। उसका ध्यान तब टूटा जब उसके स्मार्ट वॉच में उसने वाइब्रेशन महसूस की। जब उसने वॉच पर देखा तो वहां पर मानव का मैसेज था, वह जल्द उसे लेने आ रहा है। यह पढ़कर सिया ने जल्दी से उन सभी सामानों को समेटकर एक जगह रख दिया। उसने फैसला ले लिया था, वह जाते समय इसे लेकर जाएगी। यह सोचने के बाद सिया उसे एक तरफ रख देती है और दादाजी के कमरे में चली जाती है, उन्हें बताने कि वह अब जा रही है। जब दादाजी को पता चला कि वह जा रही है, तो दादाजी ने जिद करके उसे नीचे छोड़ने आने की बात कही, और आखिरकार व्हीलचेयर पर बैठकर वह नीचे आ ही गए। जब वह नीचे आती है तो इस वक्त भी सभी हाल में बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे। तीनों भाई एक सोफे पर बैठे हुए थे। मिस्टर राव एक सिंगल सोफे पर बैठे हुए थे, और वहीं दूसरी ओर मिसेस राव और रागिनी एक सोफे पर बैठे हुए थे। सिया दादाजी को अलविदा कहकर जैसे वहां से मुड़कर जाने वाली थी, मिश्रा उसे रोक लेती है और उसे कहती है, तुम यहीं रहोगी, तुम कहीं नहीं जाओगी। उनके यह सब सुनकर बाहर की ओर जा रही सिया के कदम अपने आप रुक जाते हैं, और वह पीछे मुड़कर उन सबको खतरनाक नजरों से देखने लगती है, क्योंकि अब सिया के लिए यह चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सिया इसीलिए शांत थी क्योंकि ना ही उन लोगों ने उसे परेशान करने की कोशिश की थी, इसीलिए सिया भी शांत रही। पर अब वह फिर से वही चीजें अधूरी रह रही थीं। सिया उनकी ओर देखती है और कहती है, मिश्रा, आप सच में खुद का इलाज करा लीजिए, और अगर ऐसा ना हो तो एक काम कीजिए, मेरे सामने मत आया कीजिए, क्योंकि मुझे मेरी एक बात बार बार दोहराना बिल्कुल पसंद नहीं है, और जिस वजह से मुझे दोहरा ना पड़े उसे तुम मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए प्लीज। वह आगे कुछ कहती या आगे बढ़ती, दरवाजे पर खड़े गार्ड्स जल्दी से दरवाजा बंद करते हैं और कुछ नौकर आगे बढ़कर सिया के आसपास खड़े हो जाते हैं। मिश्रा सिया को देखकर मुस्कुराती है और कहती है, तुम लड़की मिस्टर बजाज के साथ रहकर तुम्हारे बहुत पर निकल आए हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से सिखा दूंगी बड़ों से कैसे बात करते हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। फिर नौकरों की ओर देखकर कहती है, इसे इसके कमरे में ले जाओ, और जब तक इसकी अकल ठिकाने ना जाए कोई भी इसे कमरे से बाहर नहीं लाएगा। उसके कमरे को बाहर से लॉक लगाओ और चाबी मेरे पास लाकर दो। उनकी यह बातें सुनकर वहां खड़ा हर एक शख्स दंग रह गया। उनमें से किसी को भी इस बात का आइडिया नहीं था कि मिसेस राव कुछ ऐसा कहेंगी या करेंगी